संगठन के माध्यम से सरकार को ये कोशिश हम करवा रहे हैं कि आयोग की स्थापना कीजिए और मोबाइल की ओर नहीं, किताब की ओर लौटो। नमस्कार, मैं विवेक सिंह। आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ में सच के तहत। अभी हम मौजूद हैं, इधर पीछे पार्लियामेंट है, साइड में राष्ट्रपति भवन है और सामने न्यू पार्लियामेंट बन रहा है, वो भी है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यांग जैसे के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी। आपका आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपको इसके साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएँ भी हैं। सर, नेशनल राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड भी मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करूं और आपके चैनल के माध्यम से हमें पूरे देश के लोग देख रहे हैं। आज जो हम अंदर से महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि कुछ हम बड़ा करने वाले हैं। आज नेशनल मीडिया रत्न अवार्ड जो मुझे मिला है, ये सभी मीडिया भाइयों का देन है देश के, क्योंकि मैं भी एक राष्ट्रीय प्रधान संपादक हूँ और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। आप नेशनल मीडिया रत्न अवार्ड से सम्मानित किए हैं और इतना बड़ा सम्मान है। सभी मीडिया बंधु इस पर काम करते हैं, लेकिन किसी को नसीब नहीं होता। आपको ये प्राप्त किया, आप क्या अलग किया और कैसा महसूस कर रहे हैं ये पाकर? देखिए, हमने देश में पत्रकारों के लिए लड़ाई लड़ा है, अभी हमारा लड़ाई जारी है। हम देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है मुहिम, पत्रकारों के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, खासकर वैसे पत्रकार, आप जानते भी होंगे कि देश में 5 तरह की पत्रकारिता है: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वॉइस मीडिया और उसके बाद में सोशल मीडिया। ये सारे सोशल मीडिया आज के डेट में नहीं रहती, तो हमें लगता है कि जो कारपोरेट घराने हैं, जो मीडिया के घराने हैं, धरती तक नहीं पहुंचता। मैं वैसे पत्रकारों के लिए काम किया है जो गांव में रूट में रहकर समाज की सेवा करते हैं बिना खाए पिए हुए। और देश में पत्रकारों के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हक और हुकूक के लिए, और भारत सरकार से मैंने निवेदन भी किया है अपने संगठन के माध्यम से कि भारत सरकार राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कल्याण आयोग का गठन करे और देश के सारे पत्रकारों को सुरक्षित करे। इसी के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, इसके लिए मुझे राष्ट्रीय मीडिया रत्न अवार्ड प्राप्त हुआ। तो सर, आपको इतना बड़ा सम्मान मिला है, इससे आप कितना मोटिवेट होते हैं और आगे का आपका योगदान मीडिया क्षेत्र में किस प्रकार रहेगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल के माध्यम से कि देश में मैं पत्रकारों के लिए ही काम कर रहा हूँ। पत्रकारों के हक के जो अधिकार हैं, उनको पूर्ण रूप से संवैधानिक लड़ाई लड़ करके संविधान में ये लिखित हो कि भारत में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, यानी कि 4 स्तंभ है भारतीय संविधान के, और चारों स्तंभ में हम सबसे पत्रकारिता है जो दुनिया को हम दिखाते हैं और सरकार हमको नहीं दिखा पा रही है। इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे पत्रकारों का लड़ाई लड़ेंगे। सरकार सुरक्षा पत्रकारों को दे, सरकार पत्रकारों के लिए कल्याण का कार्य करे, कल्याणकारी योजनाएं शुरू करे। इसकी अब लड़ाई हमारी यहाँ से शुरू होती है। सर, आप बिहार प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिहार की मीडिया जो बिहार के बारे में दिखाती है और बिहार की कहीं ना कहीं रियलिटी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है मीडिया के द्वारा भी? क्योंकि मीडिया किस प्रकार से काम करे, जो कमियों को दिखाएं, और सरकार उसको किस प्रकार से दूर कर सकती है? देखिए, जब सरकार की बात आ जाए और मीडिया की बात आ जाए, तो सबसे पहले सरकार तो चाहती ही नहीं है कि मीडिया सही ढंग से काम करे। सबसे पहली बात है कि अगर हम पत्रकार हैं तो हमारे सुरक्षा की व्यवस्था, कल्याण की व्यवस्था ये कौन करे? क्योंकि आप सरकार हैं, आप ही करेंगे। दूसरा कि जब हम सरकार के गतिविधियों को जब हम उजागर करने लगते हैं, निष्पक्ष कार्य करने लगते हैं, तो फिर सरकार का ऊपर से कुछ तीसरा और चौथे नज़र से हम पर प्रेशर और दबाव बनने लगता है। लेकिन हमारी निष्पक्षता समाप्त नहीं हो पाती है, हम काम करते रहते हैं। हमारी लड़ाई खासकर बिहार से इसलिए भी है
कि बिहार के हमारे जितने पत्रकार मित्र हैं, बंधु हैं, उनके हक, मुख्य रूप से तो हक की ही लड़ाई चल रही है कि आप देश में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कल्याण आयोग का गठन करें, उसका एक ब्रांच हर एक राज्यों में स्थापित करें, उसका एक ब्रांच प्रत्येक जिला में स्थापित करें और उसका एक ब्रांच सब डिवीज़न और ब्लॉक में भी करें, ताकि हमारे जो धरती ग्रास रूट के पत्रकार काम कर रहे हैं उनकी कल्याण हो और हम सही ढंग से निष्पक्ष ढंग से काम करें, ताकि हमारे कल्याण का भी काम हो। इसलिए हमारी लड़ाई पूरे बृहद पैमाने पर पूरे भारत लेवल पर जाती है। सर ये भी पूछना चाहेंगे, थोड़ा कठिन है मेरे लिए भी पूछना, क्या मीडिया का कार्य सरकार की आलोचना करना है, सरकार की कमियां ही दिखाना है? देखिए, सिर्फ आलोचना करने से भी पत्रकारिता नहीं होती है, और हम अगर आलोचना छोड़ भी देंगे तभी पत्रकारिता नहीं होती है। इसलिए हम सबसे पहले हमारी लेखनी में वह सरसता होनी चाहिए कि अगर विरोध भी करते हैं तो सामने वालों को लगे कि हमारा विरोध नहीं हो रहा है, हमारा बड़ाई हो रहा है। दूसरा कि हम पत्रकार इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी निष्पक्षता से अलग हो जाते हैं कि हमारी जो अधिकार और कर्तव्य है अभी संविधान के पन्नों में बंद है, हम ज़्यादा उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या फिर हमको जो जनता से चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो हमको आगे भी नहीं बढ़ने देते हैं। मुख्य रूप से इसीलिए हम इस पर ज़्यादा भी पत्रकारों की तरफ से हम क्या बात करें आपसे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर देश में किसी भी देश की बात करें हम, अगर पत्रकार नहीं है तो सब के सब इधर से उधर हो जाएंगे, ये सरल हो जाएंगे। अच्छा, पत्रकारों के संगठन की बात करते हैं। अभी भारत में पत्रकारों की क्षमता दो भागों में बट गई है। एक तो जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, उनके द्वारा गोदी मीडिया का शब्द देना, और दूसरा वो मीडिया जो सब दिखाती है। तो ये दो पक्षों में बटी है, इनका मिलाप कैसे हो सकता है? देखिए, रवीश सर की जब बात आ जाती है तो मीडिया में कहीं ना कहीं से जो गोदी मीडिया की बात है, जो लोग भी गोदी मीडिया के लोग होंगे उन लोगों का रोमा खड़ा हो जाता होगा शरीर का, क्योंकि रवीश भाई का बात है, रवीश सर का बात। गोदी मीडिया वही गोदी मीडिया है जो सरकार के द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलता है, जबकि जो सरकार के बताए हुए नहीं, संवैधानिक रास्ता, जो संविधान के अनुरूप जो रास्ता है उस पर जो पत्रकार चलती है वह सबसे निष्पक्ष उसी को कहा जाता है, गोदी मीडिया में। और ये संवैधानिक मीडिया भी यही अंतर है। नहीं, बेसिकली सभी पत्रकारों से मेरा आग्रह भी रहेगा कि जो गोदी मीडिया या अन्य दो खेमे बांटे हैं तो वो बट के न के संगठित होकर कहना सरकार की खुल के आलोचना करे, कार्य के लिए वो काम करे, समस्याओं को उठाए, निष्पक्ष होकर काम करे। तो जैसे नए पत्रकार आते हैं तो उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे एक तो भारत में देखने में मिलता है गोदी मीडिया, और दूसरा पक्ष जो सरकार की आलोचना करते हैं और जो आलोचना नहीं करते हैं उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो नए युवा उसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, सबसे पहले तो रवीश सर के द्वारा गोदी मीडिया नाम रखा गया, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो मीडिया गोदी में है, यानी कि बउआ के समान है, और अभी बउआ कहाँ तक जा सकता है ये हम लोग इस पर बिंदु पर हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन गोदी मीडिया को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं, हमको सिर्फ गोदी मीडिया बन के नहीं रहना है, हमको बड़ा मीडिया बनना है, बहुत आगे तक जाना है, सरकार के हर एक कार्यों पर, हर एक गतिविधियों पर, हर एक योजनाओं पर मेरा नज़र रहेगा, उस दिन से देश में जो दो पार्ट में खेमा जो हो गया है आपको पत्रकारों का, वह सब एक जगह हो गया। और ध्यान रखा गया, जिस दिन इस भारत के लोग और भारत के पत्रकार अपने अधिकार को समझ जाएंगे, और आपको बताएं कि जो वो अपने अधिकार को पढ़ लेगा, उस दिन से गोदी मीडिया भी गोदी मीडिया ही छोड़ देगा और संवैधानिक मीडियागिरी शुरू कर देगा। देखिएगा उस दिन भारत वैज्ञानिक भारत होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। हम आग्रह भी करेंगे गोदी मीडिया को जो अपने अधिकार को पहचाने, और किसी किसी के पीछे पीछे चलने से बेहतर है कि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ें, सभी पत्रकारों की लड़ाई। मीडिया की कमियां अभी कहाँ रह रही है जो देश में अभी देखने को मिलता है? तो मीडिया अपने में ही विवाद कर रहे हैं, तो इनकी कहाँ कमियां और किस प्रकार से दूरी करके सभी मिलकर एक साथ काम करें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें? देखिए, मीडिया
तो जैसे आपको बताएं कि देश में जितने भी मीडिया है उसका मुख्य मालिक RNI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, और RNI ही है। RNI के माध्यम से ही सभी को पेटेंट और रजिस्ट्रेशन मिलता है कि आप जाएं और अपने पत्रकारिता को बढ़ाएं और अच्छा से काम करें। आपको बता दें कि जो पत्रकारिता की शुरुआत है भारत सरकार को, स्पेशली भारत सरकार को मैं आप बताना चाहता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से भी, क्योंकि सरकार हमारी बात को अगर सुन रही है आपके आवाज़ चैनल के माध्यम से, तो इस पर गौर करें कि स्पेशली पत्रकारों के लिए एक योजना बनाया जाए कि प्रत्येक जो भी देश का RNI हो या सोशल मीडिया हो, तो सोशल मीडिया को भी अधिकार दिया जाए। जब हम जोड़ लिए तो सोशल मीडिया को अधिकार दें, अधिकार देकर उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से उसका योजना बनाए और सारे पत्रकारों को अगर प्रशिक्षित नहीं है तो उसको प्रशिक्षित करावें। और प्रशिक्षित करने के बाद उसका जो भी कंटेंट आता है उसके लिए उसको जो मुआवजा है या फिर पारितोषिक है या जिस किसी भी रूप में आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि मीडिया का जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, उसकी जो सुरक्षा की ज़िंदगी है, उसके भी अपने बाल बच्चे हैं, उसका कल्याण हो सके। अच्छा, आप प्रशिक्षण की बात की हैं, तो मीडिया जो प्रशिक्षित नहीं है वो प्रशिक्षण दिया जाए। तो नई शिक्षा नीति आई है, तो क्या लगता है स्कूली शिक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए पत्रकारिता की पढ़ाई? देखिए, भारत के संविधान में आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 के क में लिखा हुआ है कि सभी किसी को पढ़ने और संवैधानिक समानता का अधिकार है और मीडिया को उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार है। नहीं, तो नई शिक्षा नीति आई है ना, जिसमें आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज, जी मैं वही बता, उसमें भी शामिल किया जा सकता है। वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बता रहे हैं कि भारतीय संविधान के 19 के क के अंतर्गत भारत के सारे पत्रकारों को रजिस्ट्रेशन दिया गया। अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जब आपने शिक्षा नीति बनाया तो उसमें मिडिल स्कूल से नहीं, सही हाई स्कूल से ही पत्रकारिता के एक उसमें आप सब्जेक्ट डाल देते कि नहीं, इसको लिखने और पढ़ने के लिए पत्रकारिता का ज्ञान यहीं से दिया जाएगा और फ्री में, यानी निःशुल्क जो है उसको पत्रकारिता का ज्ञान भी मिल जाता है और वह पत्रकार वहीं से बन जाता है। लिखने पढ़ने की ज्ञान हो जाती है उसको कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे। तो ये यहाँ पर सरकार से, भारत सरकार से चूक हुई है कि शिक्षा नीति बनाने के क्रम में पत्रकारिता के मोड को उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है। मैं ये सरकार की इसमें गलती समझता हूँ, लेकिन हमें भरोसा है कि भारत सरकार इसके बाद फिर से संशोधन करके शिक्षा नीति को पत्रकारिता प्रशिक्षण कानून उसमें निश्चित रूप से लाएगी। राष्ट्रीय रत्न मीडिया अवार्ड से आप सम्मानित हैं। पत्रकारों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। पत्रकारिता का सही मतलब क्या है वर्तमान संदर्भ को देखते हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2001 से इसी सरजमी पर मैं जहां खड़ा हूं, एक तरफ पार्लियामेंट दिखाई दे रहा है, नया वाला पार्लियामेंट भी दिखाई दे रहा है, सामने राष्ट्रपति भवन भी है। आपको बताऊं कि 2001 में जब मैंने पहली बार आया था यहाँ पर, उसी दिन से मेरे मन में आया था कि हम भी पत्रकार बनेंगे, क्योंकि मैं अभी भारत के हार्ट में खड़ा हूँ। ये भारत का दिल है जो राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर जब सभी पत्रकार जब बात करते थे तो मेरे मन में आया था कि हम भी पत्रकार बनेंगे इस देश में, और पढ़ना शुरू किया। 9 जून 2011 को इस देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल से हमारी मुलाकात थी। उनके द्वारा मुझे सम्मान दिया गया और उसके बाद में मैं पढ़ते पढ़ते 2015 में मुझे RNI से पेटेंट मिल गया, विज्ञान नियोजक के नाम से। क्योंकि मेरे भी मन में था कि हम कौन सा टाइटल सामने लेके आएँ कि बहुत अच्छा काम करेंगे। देश तो विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, तो हमने विज्ञान में वजहते लिखा, सत्य में वजहते की तरफ। और आपको बताएं कि देश में जो अवार्ड की बात हमसे हो रही है, पूरे भारत में 150 लोगों को दिया गया है, उसमें मेरा नाम 22वें नंबर पर है। अगर पूरे देश के पत्रकार अगर सही ढंग से काम करने लगे, पत्रकारों के लिए ही काम करने लगे, तो आम जनता के लिए भी काम। अगर 5 पॉइंट बताइए जो सभी पत्रकार को सही ढंग के रास्ते पर ले जाए। आपको बताएं कि
पहला कि उनको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, उनकी योग्यता होना बहुत ज़रूरी है, एक नंबर। दूसरा, बोलने का क्रम, बोलने की शैली उनके पास सबसे अच्छा होना चाहिए। दूसरा कि पत्रकार को निडरता आनी चाहिए, एकदम निडर। हम क्योंकि स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं, तो हमें निडरता होनी चाहिए। चौथा कि हमें संवैधानिक समानता और आर्थिक संपन्नता के क्षेत्र में सरकार के अंदरूनी व्यवस्था को कनेक्ट करके, यानी जोड़ करके रखना चाहिए। चौथा बात यह है कि हमें सामाजिक समावेश और सरसता रहनी चाहिए। और पांचवा ये रहना चाहिए कि हम कभी भी द्विपक्षीय बात न करके एकपक्षीय बात करें, एकपक्षीय बात नहीं करके बहुउद्देशीय बात करें, और कुल मिला करके हम ये सभी को मिला करके निष्पक्ष रहें, आम जनता के लिए हम काम करें। सरकार तो 5 साल रहती है, सरकार जनता आएगी भेजेगी कि नहीं भेजेगी इसका क्या गारंटी है, लेकिन हम तो सारे चीज़ को देखते हैं। इसलिए हमें तो लड़ाई अभी अधिकार पर ही है पत्रकारों के लिए। और अभी आपको बता दें कि जनवरी में 26 जनवरी को पूरे देश में हमारा पत्रकार अधिकार तिरंगा झंडा हम लोग फहराने के बाद में राष्ट्रपति महोदय को, भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि भारत के पत्रकारों के लिए एक नया कानून, एक नया संविधान में उसको ऐड किया जाए ताकि देश का पत्रकारों को चलाना चाहिए। तो सर ये भी पूछना चाहेंगे, भारत सरकार पत्रकारों के लिए क्या क्या कर रही है, कुछ बताएंगे आप, इसके अपना पक्ष रखेंगे? अभी भारत सरकार जो पत्रकारों के लिए जो काम कर रही है, अभी सर्वे करा रही है कि आखिर भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो RNI है, भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, उनके यहाँ से कितने पत्रिका, कितने अखबार, कितने TV चैनल्स को रजिस्ट्रेशन दिया गया है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं कि नहीं है, कितने लोगों को उसमें से वित्त पोषित कर दिया गया है, कितने लोगों को नहीं किया गया है, कितने निष्क्रिय हैं या समाप्त हो गए हैं, इन लोगों का अभी छटनी और स्क्रूटनी शुरू हो गया है। उसके बाद में सरकार इन लोगों के लिए योजना बना रही है। और उस योजना में आपको बताएं कि 30 मार्च 2022 को हम लोगों ने जंतर मंतर पर भी हड़ताल कर दिया था, इसी 2022 में, 30 मार्च 2022 में, क्योंकि जब तक ये सारे कुछ करने के बावजूद भी, जब तक भारत सरकार, अंत में आपको मैं बताऊं, अब तो आपके हाथ में है, लेकिन जब तक भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कल्याण आयोग का गठन नहीं करता है, तब तक कोई पत्रकारों का कल्याण होना नहीं है। कुछ कारपोरेट जगत के पत्रकार हैं जो सारे वित्त पोषण को हड़प करके बैठे हुए हैं। अन्य छोटे छोटे जो पत्रकार हैं, जो छोटी छोटी उनकी संस्थाएं हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता है। जब संगठन बन जाएगा तो सारे के सारे लोग बराबर हो जाएंगे और सारे के सारे लोगों को सरकार जो है सींचने लगेगी। इस तरह की प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा चल रही है। इसकी व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए? बस इसकी व्यवस्था तो आपको बताएं कि सरकार को आयोग कमीशन बना करके ही करना चाहिए, क्योंकि जब सरकार कमीशन बनाएगी तो सबसे पहले राष्ट्रीय कमीशन होगा, उसके बाद में राज्य कमीशन होगा, उसके बाद जिला कमीशन होगा, उसके बाद प्रखंड कमीशन होगा, और कमीशन के माध्यम से पत्रकार भी जाने लगेगा उसमें, और तब जाके पत्रकारों का चला। तो सर प्रशासन में और मीडिया में हमेशा विवाद बना रहता है, एक दूसरे के पूरक होकर सहयोग नहीं देते। कहीं ना कहीं मीडिया को लगता है कि हम बड़े हैं और प्रशासन को लगता है कि इनसे बड़े हैं, तो इनमें तर्क कैसे बने? देखिए, प्रशासन में सबसे ज़्यादा तो पुलिस और पत्रकार में झंझट ज़्यादा होती रहती है। तो आपके चैनल, आवाज़ चैनल के माध्यम से अगर देश के सारे पुलिस, अगर आप हमको देख रहे हैं, तो ये ज़रूर रखिए कि आप जानते हैं कि जब पुलिस वालों का वेतन बढ़ाना है तो पत्रकार चाहिए, पुलिस में कोई आपकी आवाज़ उठाना है सरकार की तरफ तो पत्रकार की ज़रूरत है। मुख्य कारण ये है कि पत्रकार का जो अधिकार वो आपको पुलिस बखूबी जानती है। पुलिस क्योंकि पहले से ही पुलिस रूल पढ़ के आती है और पत्रकारिता रूल भी पढ़ के आती है, तब उसमें पत्रकारिता रूल में ये पढ़ लिया है कि भारत सरकार ने पूर्ण रूप से अभी अधिकार तो पत्रकार को दिया नहीं है, जो मन में आएगा तो बोल देंगे।
इसलिए पुलिस चाहती है कि हम बड़ा हैं और पत्रकार चाहता है कि हम बड़ा हैं। देखिए, इसमें बड़ा का मामला है कि हमारा क्षेत्र ही अलग है भारतीय संविधान के हिसाब से। फिर अब हम आपको ले जाएंगे भारतीय संविधान पर, क्योंकि संविधान से बाहर तो कुछ है नहीं। फिर हम चौथा स्तंभ पर ले जाएंगे। यूँ ही कहें कि जब आयोग भी आपका स्थापना हो जाएगा, पुलिस पर हम चलेंगे, पुलिस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिर आपको आयोग की तरफ ले जाते हैं कि आखिर पत्र ये पुलिस जो है क्यों पड़ा। जिस दिन आयोग की स्थापना हो जाएगी तो वही पुलिस आपके सुरक्षा के लिए तैनात हो जाएगी। मैं इसी क्वेश्चन पे आने वाला था। अगला क्वेश्चन यही था कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भारत में कोई व्यवस्था भी नहीं। अभी व्यवस्था, अभी जो व्यवस्था नहीं है, आयोग बनेगा उसके बाद में वही पत्रकार जो हमारा कोई तरजीह नहीं पुलिस तरजीह नहीं देती है, वही कल के डेट में हमारे सुरक्षा में पीछे खड़ा रहेगी और हम काम करेंगे जब आयोग मेरा गठन होगा। और जब आयोग गठन होगा तो मैं उसमें हमारे मिनिस्टर होंगे, और जब हमारे मिनिस्टर होंगे तो हमारे खेमा से यानी मीडिया के खेमा से इसमें हमारा राज्यसभा चुन के जाएंगे और वहाँ पर काम। अच्छा सर, इतना सब बताएं। और जो नए युवा पत्रकारिता करना चाहते हैं, पत्रकारिता सीख रहे हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं और इतने बड़ा आप राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिससे वो मोटिवेट होकर और लगन से अपना तैयारी जोर शोर से करें, नई शुरुआत करें? इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनके लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम देश के सारे नवचयनित और नवयुवा पत्रकार जो जिसको कहते हैं शौकिया पत्रकार और नौसिखिया पत्रकार कहिए अपने भाषा में, उन लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं कि आप पीछे नहीं रहे। भारत सरकार जब जिस भी बैनर को जब RNI प्रदान करती है तो उसके संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप छोटे, मझोले और बड़े पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करें। इसके लिए सरकार उनके लिए वित्तीय संसाधन व्यवस्था करती है, हम उनको प्रशिक्षित करते हैं। यहाँ तक बताएं आपको कि बाल पत्रकार, युवा पत्रकार, स्कूल कॉलेजों में निःशुल्क कंपटीशन कराया जाता है। जो देखते होंगे आपकी ऐसे लेखन प्रतियोगिता बहुत सारे होते रहते हैं, उसमें अहम भूमिका अहम निभाते हैं। और जब हम ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, आज के डेट में देखिए पूरे देश की बात करें हम, न कॉलेज में कहीं प्रतियोगिता हो रहा है और न ही कहीं हाई स्कूल में हो रहा है, न कहीं हो ही नहीं रहा है। दूसरा, इसका मुख्य कारण हो गया यह कि हम इसमें गार्जियन भी दोषी हैं। जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके गार्जियन भी दोषी हैं। अब उनको जो है 5G मोबाइल खरीद के दे दिया जाता है। अब जो है, अब देखिए ना, देश में सारा किताबों से अपनी दूरी बना लिया। अब किताब तो कोई पढ़ता नहीं है और मोबाइल पर वो सारा चीज़ है नहीं। गूगल के विषय में चलो भाई देखते हैं, अच्छा आपका आवाज़ चैनल चलता है तो गूगल पर देख लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि गूगल में हम होंगे, इसलिए कि जब हम गूगल में डालेंगे तभी गूगल में हम आएंगे। आप किताब पढ़ना लोग छोड़ दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। तो हमारा कोशिश होगा, हमारे संगठन के माध्यम से सरकार को ये कोशिश हम करवा रहे हैं कि आयोग की स्थापना कीजिए और मोबाइल की ओर नहीं, किताब की ओर लौटो और उसके माध्यम से काम करो, तब जाके पत्रकारिता और कीजिए। चैनल को नमस्कार और देशवासियों को भी नमस्कार, क्योंकि मैंने अथक के पत्रकारों के लिए काम किया और यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक कदम बाकी है, क्योंकि भारत रत्न तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे माइंड में है कि अगर सरकार मेरी बात को मान लेती है तो देश के सारे पत्रकार खुशहाल भी हो जाएंगे और हम लोग रहें या ना रहें, ये देश सुरक्षित रहेगा और पत्रकार भी सुरक्षित। तो जाते जाते आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, तो आप अपनी नोवेल के बारे में बताएं, तो किस प्रकार आप लिखे हैं और जो पढ़ेंगे उनको क्या उससे सीख मिलेगा? मेरा जो मैंने नोवेल लिखा है कैसे कैरेक्टर, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि रुपया ही आचरण है। इसको मैंने सबसे हेडिंग में दिया है कि कैश इज कैरेक्टर, यू हैव नॉट कैश, यू हैव नॉट कैरेक्टर, यू हैव ऑल्सो लूज कैरेक्टर। यानी कि मतलब ये हुआ कि अभी जो डिजिटल युग में जो हम जी रहे हैं, लोग सबसे पहले आप कहीं जाइएगा तो नीचे से ऊपर तक देखता है आपको, क्या पहना है, इसका पहनावा कैसा है, पैसा वाला है कि गरीब आदमी है। तो इसी पर मैंने इस नोवेल को लिखा है और निश्चित रूप से यह देश के लोग पढ़ेंगे तो उनका जो मानसिक चेतना है चेंज होगा और सारे के सारे लोग भारतीय संस्कृति की तरफ लौटेंगे और पैसा के पीछे नहीं,
पैसा तो जीवन का एक माध्यम हो सकता है, पैसा तो सब कुछ है नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, पैसा सब कुछ नहीं है। अभी हम जो डिजिटल युग में चले गए हैं, तो डिजिटल युग में आना भी ठीक है, लेकिन इतना ना हम बढ़ गए हैं कि हमारा शिक्षा प्रति एकदम सिस्टम खराब हो रहा है। आप बीच में पुलिस की भी बात किए, पुलिस भी अब उनका क्या शिकायत किया जाए, वो मतलब हम शिकायत नहीं करना चाहते हैं, वो अपने अगर कार्यशैली में अगर बदलाव कर लें तो देश का पत्ता पत्ता परिंदा भी नहीं हिलेगा और पत्रकार सुरक्षित होकर काम करेगा। उनका नज़र तो पत्रकारे पर रहता है कि पत्रकार कहीं हमारा छाप तो नहीं देगा। पत्रकार इसलिए भी छाप देता है कि आप भी तो संविधान से बाहर काम करते हैं। अगर संविधान के अनुरूप काम करने लगे, पत्रकार को एक सूचना का तंत्र है। आपको बताएं कि भारतीय संविधान में पुलिस और पत्रकार एक सूचना तंत्र है, और पुलिस पत्रकार के सूचना तंत्र के आधार पर उसको सारा के सारा एविडेंस के आधार पर ही कोई काम करना है या कुछ पकड़ना है, कहीं जाना है, तो उस सूचना तंत्र को इसलिए छोड़ देती है कि कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षाएं कहीं ना कहीं से जुड़ा रहता है, और उस अपेक्षाओं में अगर पत्रकार को लेके जाएगा तो उसके अपेक्षा में जो है 50-50 बंटवारा होने लगता है। मैं तो उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो और राज्यों में देखा जा रहा है कि अपेक्षाएं जो है बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं से ग्रसित हो गया है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। सर लास्ट आपके लिए, आपका देश के लिए क्या योगदान रहेगा, देश के विकास में क्या योगदान रहेगा? देश में हम वैज्ञानिक चेतना विकसित करें, देश में हम वैज्ञानिक धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार करें। हमारा देश सनातन धर्म है। वैज्ञानिक धर्म का मतलब क्या है? वैज्ञानिक धर्म का मतलब है कि आज जो हम युग में जिस युग में जी रहे हैं, ये वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है। हम चाहे जो भी धारणा में रहते हैं, हम वैज्ञानिक ढंग से जिएँ और करें। बहुत सारा देखते होंगे शादी विवाह में धर्म का मतलब आस्था हो जाता है, तो वैज्ञानिक नहीं, धर्म क्या है? देखिए धर्म और आस्था दोनों दो चीज़ है। धार इति धर्म है। हम मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। अगर जो आपके मन में धारणा आ गया कि नहीं हम ये चैनल चलाएंगे तो ये मेरा धर्म हो गया। और जो आस्था है, तो आस्था प्रकृति के बिहाव में होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति तो सामने दिखता है और प्रकृति को ही लोग भगवान वगैरह के रूप में मानता है। लेकिन हमारा वैज्ञानिक धर्म जो है, वैज्ञानिक धर्म का मतलब हुआ कि कोई भी काम ढंग से सोच कर करे, और चाहे अब वैज्ञानिक ढंग से जो है कि अगर नए सृष्टि और श्रृंखला भी बनाना है आने वाला पीढ़ी के लिए, वो भी वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। शादी विवाह भी वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। उसके कुंडली नहीं मिला करके, इसके WBC ब्लड की जांच हो कि उसके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी वाला से बीमारी वाला का विचारों के मेल से भी शादी ब्याह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत अच्छा भारत देखना चाहते हैं, सुरक्षित भारत देखना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान की बात आ गई है, थोड़ा सा ज़्यादा कड़वा रहता है विज्ञान, तो सुरक्षित अगर भारत चाहते हैं आप, तो वैज्ञानिक ढंग से शादी विवाह करेंगे तो आने वाला जनरेशन VIP होगा और हम अच्छा सोच पाएंगे। और हमारे भी देश में जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए हैं, इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। हम रहे नहीं देश में न रहें, लेकिन हमारी लड़ाई वैज्ञानिक धर्म के साथ साथ पत्रकारिता की लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक भारत सरकार राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण सुरक्षा आयोग का गठन नहीं कर देगा। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी से, जो विज्ञान में प्रधान संपादक भी हैं। इनसे बात की है और इनसे दोबारा भी बात करेंगे और भी चीज़ें बात करेंगे जो आपके सहयोग के लिए रहेगा, आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर कीजिए।